नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तू की राजनीतिक चिंतन को क्या देन रही या उनका राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान रहा, इसके संबंध में। अरस्तू ऐसे विचारक रहे जिन्होंने मानवीय प्रकृति की स्पष्ट विवेचना की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अभाव में उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका यह मानना था कि समस्त राजनीतिक और सामाजिक समुदायों के अस्तित्व का आधार भी मनुष्य में पाई जाने वाली यही सामाजिकता की प्रवृत्ति है। अरस्तू ने राज्य को मानव का प्राकृतिक, अनिवार्य और स्वाभाविक समुदाय घोषित किया है। मानव के लिए राज्य प्राकृतिक है और उसके समस्त प्रकार के समुदायों में ये सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्व का समुदाय भी है। अरस्तू ने राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यों पर स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तू ने ही सर्वप्रथम कानून या विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। अरस्तू के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा जैसे किसी व्यक्ति का नहीं, अपितु विधि को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। अरस्तू के मत में व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः विधि की सर्वोच्चता का विचार अरस्तू का अपने आप में एक विशिष्ट और आज भी माने जाने वाला विचार है। अरस्तू ने सर्वोत्तम सरकार के कार्यों को 3 प्रमुख अंगों में विभक्त किया, जो आज भी उतना ही सत्य है। अरस्तू के मत में सरकार के 3 अंग हैं: असेंबली, मैजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। उसके द्वारा बताए गए सरकार के ये 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही हैं और इस दृष्टि से उसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आधुनिक धारणा का जनक भी कहा जा सकता है। अरस्तू को मध्यम मार्ग का दार्शनिक कहा जाता है। अरस्तू द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग का सिद्धांत वर्तमान समय के राजनीतिक अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का ही पूर्ण रूप है। संभवतः अरस्तू ही मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है, क्योंकि अरस्तू ने मध्यम मार्ग के महत्व को स्वीकार किया है। आज तुलनात्मक राजनीति का राजनीति विज्ञान में विशिष्ट स्थान है। अरस्तू ने 158 संविधानों की तुलना करके निष्कर्ष निकाले और तुलनात्मक पद्धति का प्रारंभ किया। इसलिए यह कहा जाता है कि तुलनात्मक पद्धति का प्रारंभ अरस्तू से ही होता है और आगमनात्मक पद्धति की नींव भी अरस्तू ने ही डाली है। आधुनिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अरस्तू के शक्ति विभाजन सिद्धांत पर ही बहुत कुछ आधारित है। वर्तमान में राज्य की शक्ति व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में बटी होती है। अरस्तू ने इन तीनों विभाजनों को विचारात्मक, विधि निर्माण करने वाली तथा न्याय करने वाली संस्थाओं का नाम दिया है। इस तरह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का मूल स्वरूप अरस्तू के दर्शन में देखने को मिलता है। अरस्तू के दर्शन में संविधानवाद का तत्व भी मौजूद है। राजा की स्वेच्छाचारिता के स्थान पर वैध शासन का समर्थन करने वाला अरस्तू ही था। इस तरह अरस्तू ने संविधानवाद का प्रतिपादन भी किया है। प्रसिद्ध विचारक बारकर ने कहा भी है कि अरस्तू की देन को यदि एक शब्द में आंका जाए तो वह शब्द संविधानवाद ही होगा। अरस्तू के चिंतन में एक महत्वपूर्ण शाश्वत तत्व यह भी है कि उसने राजनीतिक और अर्थशास्त्र के पारस्परिक संबंधों को पहचाना और राजनीतिक संगठन और क्रियाओं पर होने वाले आर्थिक प्रभाव को काफी महत्व दिया। अरस्तू का मानना था कि शासन की अनेक समस्याओं का कारण धनिकों और निर्धनों का संघर्ष ही है। उसने सरकारों का भी जो वर्गीकरण किया और धनिक तंत्र और जनतंत्र के जो बहुत से विभाग किए, उनका अंतिम आधार आर्थिक ही है। अरस्तू की मान्यता थी कि यदि राज्य में अत्यधिक गरीब होंगे या अत्यधिक अमीर होंगे तो स्थिरता और समृद्धि पनप नहीं सकती। यह तथ्य आज भी उतना ही सत्य है। वर्तमान में भी अधिकांश राजनीतिक उथल-पुथल आर्थिक कारणों से ही होती है। अरस्तू के प्रजातंत्र संबंधी विचार भी सामयिक महत्व के ही हैं। अरस्तू ने प्रजातंत्र की आलोचना की और माना कि उसमें संख्या की समानता के आधार पर समानता बढ़ती जाती है और व्यक्तियों की तुलनात्मक योग्यता और श्रेष्ठता के आधार पर उनको शासन में स्थान नहीं किया जाता। अरस्तू के द्वारा बताई गई यह कमी आज भी विश्व के अधिकांश प्रजातंत्रों में
आमतौर पे पाई जाती है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान की आधारभूत समस्या अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य सत्ता के बीच उचित संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अरस्तु स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से व्यतीत करना नहीं लेते, वरन उनके अनुसार कानून के पालन में ही स्वतंत्रता निहित है। उनका मानना है कि संविधान की अधीनता में व्यतीत किया जाने वाला जीवन दासता का जीवन नहीं, वरन उच्चतम कल्याण का जीवन है। और दूसरी ओर वह कानून की संप्रभुता का प्रतिपादन कर शासन की शक्ति को भी मर्यादित कर देते हैं और सर्वसाधारण को शासन के आचरण के औचित्य के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी प्रदान करते हैं। उनकी इस धारणाओं में स्वतंत्रता और राज्यसत्ता के बीच उचित सामंजस्य निहित है। अरस्तु ने शासन को मर्यादित रखने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए लोकमत और परंपराओं को भी महत्व प्रदान किया है। अरस्तु के शब्द हैं कि संपूर्ण जनता का निर्णय विशेषज्ञों के निर्णय की तुलना में उचित होता है। ये शब्द लोकमत के महत्व को ही अभिव्यक्त करते हैं। उनका मानना था कि प्रशासन के जटिल प्रश्नों के संबंध में जनता भले ही उचित निर्णय न दे सके, किंतु अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर वह इस बात का निर्णय कर ही सकती है कि शासन करने का अधिकार किन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। आज भी लोकतंत्र की धारणा का आधार यही विचार है। इस प्रकार इन बिंदुओं के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन को अरस्तु का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।